हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग कंजंक्शन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा कंजंक्शन के बाद देखिए हमारा जो टाइप्स होता है, पहला इसमें कॉर्लेटिव कंजंक्शन के है, दूसरा सबऑर्डिनेटिव है, इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग हमारा कौन कौन सा आता है? फॉर, एट, सो, नॉर, बट और एड। इसे हम कहा जाए इंग्लिश शार्ट में कहा जाए तो फैन बॉय। क्या कहते हैं? फैन। ठीक है, इसे हम कहा जाता है फैन बॉय। देखिए एप से फॉर, बाई से आपका हो जाएगा एट, सो से हो जाएगा ऐसे सो, नॉर एंड बट और एंड। ठीक है, फैन बॉयज। ठीक है, इस तरीके से इसको सबऑर्डिनेटेड जो कंजंक्शन होता है उसके हिसाब से इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सबऑर्डिनेट में। इसमें देखिए सिंस, एज, बिकॉज, दो, वाइल, अल्दो, वेयर, एज, आफ्टर और अल्दो, एज, फॉर, एज इफ, बिफोर, अनलेस, वेयर, वैन, वाइल एंड शो दैट, एवरी टाइम, ये सारी चीज़ें इस पर आती है। फिर उसमें ये डबल कंजंक्शन हो जो कोरिलेशन होता है, एक दूसरे का रिलेशन को बताता है। ठीक है, नीदर, नॉर, ठीक है, इधर और, बोथ एंड, वेदर और, जस्ट एज, सो, एज मच एज, नो शूनर, इनका भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे प्लेस के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट पहले प्लेस के बारे में कौन सा यूज़ किया जाता है? आई लिव वेयर एवर द वेदर इज़ गुड। मैं आई विल लिव, मैं वहाँ रहूँगा, मतलब जहाँ कहीं भी वेदर अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ किसके लिए बताया गया? प्लेस के लिए, कि मतलब वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ प्लेस है, आई विल लिव वेयर एवर द वेदर इज़ गुड, मैं वहाँ रहूँगा, है कि आई विल लिव, मैं रहूँगा कहाँ? जहाँ कहीं भी वेदर अच्छा है। ठीक है, इसके बाद ये किसके लिए यूज़ किया? प्लेस के लिए, वेयर एवर, मतलब यहाँ के इसका मतलब होता है जहाँ कहीं भी, इसका मतलब ये है जहाँ कहीं भी। ठीक है, अब आफ्टर मतलब बाद में, जैसे टाइम और टाइम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए? टाइम के लिए। आई एम गोइंग आउट आफ्टर द फुटबॉल हैज़ फिनिश्ड। मैं क्या है? आई एम गोइंग टू आउट, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ। आफ्टर मतलब आफ्टर द फुटबॉल हैज़ फिनिश्ड, मतलब हमारा जो फुटबॉल है वो क्या फिनिश्ड हो चुका है, अब हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर द फिनिश मतलब आफ्टर में बाद में क्या होता है? बाद। ठीक है, मतलब कि मैं फुटबॉल फिनिश कर लूँगा, इसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, ये कि मैं बाहर जा रहा हूँ आफ्टर फिनिश्ड, है ना, फुटबॉल, यानी कि अपना हम क्या कहते हैं, फुटबॉल फिनिश का मतलब हमने क्या है? फिनिश करने के बाद, है ना, हमने कर लिया है फिर फुटबॉल फिनिश, अब हम जा रहे हैं कि क्या करने के लिए? बाहर, ठीक, घूमने के लिए। ऐसा एज सुन एज का मतलब क्या होता है? आई एम गोइंग टू एज सुन एज द फुटबॉल हैज़ फिनिश्ड। ठीक है, आई एम गोइंग आउट, मतलब मैं जैसे ही मैं बाहर गया, फुटबॉल हैज़ फिनिश, फुटबॉल फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एज लॉन्ग एज का जो यूज़ होता है, द फ्रेजेज एज लॉन्ग एज कैन बी यूज डिफरेंट कंट्रास्ट एंड और प्रीमियरली फॉर टाइम एंड कंडीशन एंड कंसेशन, हियर इज द ब्रेक डाउन इट्स यूजेस। देखिए इसका मतलब ये होता है, जो एज सुन एज का यूज़ होता है वो जब तक तब तक के अर्थ में होता है। कब तक होता है? जब तक तब तक। देखिए जब तक और जब तक तब तक, इसके बाद इतनी देर तक। ठीक है, अब इसका पहला जो है इसमें किसके लिए होता है? समय के लिए। देखिए समय लिखा है फॉर टाइम और ड्यूरेशन। जब कोई कार्य जब तक होता है तब तक होता है जब तक कोई दूसरी चीज़ चल रही होती है। मतलब इसमें बताया गया कि जब कोई कार्य तब तक होता है जब तक कोई दूसरी चीज़ चल रही होती है। जैसे लिखा है हिंदी में, देखिए जब तक, इसका मतलब ये होता है। उदाहरण देखिए, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, मतलब तुम यहाँ जब तक रुक सकते हो जब तक तुम्हारा मन हो। ऐसे कर सकते हैं, तुम यहाँ जब तक चाहो रुक सकते हो। ठीक है, चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पास देखो क्या एज लॉन्ग एज मतलब जब तक तब तक कर सकते हैं, जब तक तब तक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब तक तुम्हारा मन चाहे जब तक यहाँ रह सकते हो। ठीक है, दूसरा, सी वेटेड एज लॉन्ग एज एन आवर, वह 1 घंटे तक इंतज़ार करती रही। कब तक? 1 घंटे तक। सी वेटेड, इंतज़ार करी। ठीक, एज लॉन्ग एज एन आवर्स मतलब 1 घंटे तक वो इंतज़ार करी। एज लॉन्ग मतलब तक, है ना, कितने बजे तक? 1 घंटे तक। यहाँ पास भी कर सकते हैं, यहाँ पर तक का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके बाद है, इसी में देखेंगे कि इसमें क्या लिखा। देखिए अब दूसरा शर्त के लिए भी यूज़ किया जाता है, कंडीशन के लिए। ठीक है, जब कोई कार्य तभी होगा अगर कोई दूसरी चीज़ पूरी हो। हिंदी में बशर्ते इसको क्या बोलते हैं? अगर या बशर्ते की बोलते हैं। ठीक है,
तो उदाहरण के लिए यू कैन गो टू द पार्टी एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर वर्क, मतलब एक कंडीशन बता रहा है कि भैया जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर लोगे जब तक तुम पार्टी में नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन रहा कि जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो बाहर नहीं जाओगे। ठीक है ना, ये कंडीशन दे, धमकी दे रहा, मतलब कंडीशन तो कहे मतलब है ना, कभी कभार धमकी भी समझ लो, या कि फिर नॉर्मली नहीं कहते अरे यार कंडीशन रख रहा है यार कि ऐसा काम करो तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है कि तुम पार्टी में जा सकते हो मगर तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज का मतलब कि यहाँ पास ही कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक है, कि अगर तुम ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा। दूसरा, फिर आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम खुश हो, है ना। आई डोंट माइंड मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, तुम अगर खुश हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहे ना कहे ना। मम्मी पापा कभी कभार मम्मी पापा कुछ कहते रहते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो कुछ अपने मन का करते हैं, है ना। तो इस तरह से कहा गया है कि आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, इसका मतलब कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम खुश हो। ठीक है, इसके बाद इसी में देखिए तुलना के लिए होता है, तुलना के लिए फॉर कंपेरिजन, जब दो चीज़ों की लंबाई या अवधि की तुलना की जाती है तो इसमें क्या है, इसका अर्थ होता है जितना लंबा उतना ही लंबा। जैसे लिखा गया, उदाहरण देखिए, हिज स्पीच वॉज एज लॉन्ग एज द मूवी, उसका भाषण फिल्म जितना लंबा था। किसके जैसे, फिल्म जितना फिल्म लंबा था उतना ही, मतलब ये जो जितना उतना के हिसाब में होता है। ठीक है, तो हिज स्पीच वॉज एज लॉन्ग एज द मूवी, इसका मतलब ये बताया कि तुम उसका जो भाषण था इतना लंबा था जितना कि मूवी, जैसे 2 घंटे की मूवी होती 2.5 घंटे के, तो उसका भाषण इतना लंबा था, कोई सुनना तो चाहता नहीं है, पर हम लोग क्या है कि हो गया ठीक है देर। जब अब से मान लीजिए अब नरेंद्र मोदी हैं, अब मान लो कुछ व्यक्ति को नहीं सुनना है, नहीं सुनना चाहता, पर भैया प्रधानमंत्री हैं तो सुनना पड़ेगा। जैसे निर्मला सीतारमण है, कोई नहीं सुनना चाहता उसका, लेकिन फिर भी भैया फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, तो सुनना तो पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं आगे अल्दो का प्रयोग। अल्दो का जो प्रयोग है हिंदी में समझेंगे तो अल्दो का मतलब होता है एक कंजंक्शन है, संयोजक कहा जाता है। कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक, जिसका प्रयोग दो विरोधाभासी यानी कंट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, एक दूसरे के बारे में, है ना, विरोध करते हैं, जैसे कि एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। विरोधाभास तो है लेकिन एक साथ जोड़ेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। जैसे अल्दो का मतलब हिंदी में अर्थ क्या होता है, हालांकि भी होता है, यद्यपि होता है, भले ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए रूल लिखा है, अल्दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेन क्लॉज। ठीक है, और दूसरा ये भी कह सकते हैं मेन क्लॉज अल्दो और सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे तो देखिए अल्दो उदाहरण के साथ समझिए, अल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू वर्क, हालांकि वह थका हुआ है, हालांकि वह थका हुआ है। जैसे मान लो कि एक ये व्यक्ति है, ठीक है, अब भैया ये थक गया है, ठीक है, ये क्या है, थक गया है। अब बताए अल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू वर्क, लेकिन बेचारा ये कहाँ गया है, काम करने के लिए गया है। ठीक है, यानी अल्दो, तो अल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, ही वेंट टू वर्क, लेकिन फिर भी काम के लिए गया। कभी कभार हम लोग भी थक जाते हैं, है ना, कि आई वॉज टायर्ड बट आई हैड गॉन टू वर्क, हम लोग काम करने के लिए गए थे, है ना। तो इस तरीके से। इसके बाद अल्दो इट वॉज रैनिंग दे प्लेड क्रिकेट, यद्यपि बारिश हो रही थी, हालांकि यद्यपि एक ही चीज़ है ना, यद्यपि बारिश हो रही थी, दे प्लेड क्रिकेट, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेला। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे बारिश हो रही है ना, तो बारिश हो रही थी, इट वॉज रैनिंग, है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अल्दो इट वॉज रैनिंग दे प्लेड क्रिकेट, है ना। यद्यपि या हालांकि कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से, है ना, कि यद्यपि बारिश हो रही थी उन्होंने क्रिकेट खेला, तब भी उन्होंने क्रिकेट खेला। तो यद्यपि इट वॉज रैनिंग दे प्लेड क्रिकेट। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, ही पास्ड द एग्ज़ाम अल्दो सी डिडंट स्टडी मच। देखिए कह रहा है कि यहाँ पास ही पास्ड द एग्ज़ाम, उसने परीक्षा पास की, भले ही सी डिडंट स्टडी मच, है ना, वह ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। वैसे भी ज़्यादा सीरियस जो पढ़ते हैं ना, वो उनका होता कहाँ सिलेक्शन, जो बढ़िया मज़े से पढ़ते हैं, इन्जॉय करके पढ़ते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा, उन्हीं के लिए कहा गया है कि भैया, है ना,
उसने जो है उसने परीक्षा पास की, ही मतलब सी पास द एग्ज़ाम, है ना, कोई लड़की है सी, है ना, सी पास द एग्ज़ाम, उसने परीक्षा पास कर ली। अल्दो भले ही सी डिडंट स्टडी मच, वो ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, इसके बाद पढ़ाई नहीं की, इसके बाद भी वो क्या हो गई, वो पास हो गई, है ना। तो जब ये कब कहा जाता है, जब सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के पहले कोई नहीं कहता है, सिलेक्शन होने के बाद कहता है ये तो पढ़ती नहीं थी, घूमती रहती थी, फिर भी वो उनका सिलेक्शन हो गया। इसे कहते हैं ब्रेन, है ना, ब्यूटी विथ ब्रेन ज़्यादातर कहा जाता है। इसके बाद अल्दो, अल्दो के साथ में वाक्य में हमेशा दो विपरीत कंट्रास्टिंग बातें होती हैं। यह बट की तरह काम करता है लेकिन एक ही वाक्य में। जैसे देखिए, अल्दो ही वॉज इल, हालांकि वह बीमार थी, बट ही वेंट टू स्कूल, लेकिन वह कहाँ गई, विद्यालय गई। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पास रॉन्ग है, क्या है ये, रॉन्ग। ठीक है, अब सही कौन सा है, अल्दो ही वॉज इल, है ना। अल्दो ही वॉज इल का मतलब कि वह बीमार था, वह बीमार था, एंड ही वेंट टू स्कूल, ठीक है ना, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बताया गया कि जैसे यहाँ पास लिखा है अल्दो ही वॉज इल, मतलब वह बीमार था, बट ही वेंट टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दो लग जाएंगे कंजंक्शन, तो यहाँ बट का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल, हालांकि वह बीमार था लेकिन वह स्कूल गया, है ना। कभी कभार हम लोग बीमार होते हैं लेकिन हमें काम में जाना पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, तो अल्दो और बट को एक ही वाक्य में नहीं रखते अपन, ये गलत हो जाएगा। ओके एवरीवन, इसकी वजह से लिखा अनलेस, अनलेस जो है इसका मतलब जब तक नहीं, यदि नहीं। ठीक है, दोनों का अर्थ में होता है। तो अनलेस, फिर इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मेन होगा मेन क्लॉज। ठीक है, इसके बाद मेन क्लॉज प्लस अनलेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मतलब दोनों में से कोई कर सकते हैं, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब करिए या मेन क्लॉज करिए, या कि मेन क्लॉज प्लस अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब करिए। ठीक है, तो यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू वॉन्ट सक्सीड, ठीक है, यू वॉन्ट सक्सीड का मतलब कि यहाँ पास एक आगे, यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, पहले ये वाला क्या होगा, जब तक ये वाला आएगा, अर्थ निकलेगा। ठीक है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो सकते हो, यू वॉन्ट सक्सीड, है ना, तुम सफल नहीं होगे। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, कहता है सी वॉन्ट कम अनलेस यू इनवाइट, है ना, यदि तुम उसे नहीं बुलाओगे तो वह नहीं आएगी। सिंपल सी बात है भाई, है ना, यदि तुम उसे नहीं बुलाओगे तो वह नहीं आएगी, है ना। इसका मतलब है कि सी वॉन्ट कम अनलेस यू इनवाइट हर, है ना, यदि तुम नहीं बुलाओगे तो बिना बुलाए कैसे कोई आ जाएगा भाई, है ना, जब तक तुम नहीं बुलाओगे वो कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अनलेस यू इनवाइट हर एंड सी वॉन्ट कम, है ना। तो इसी तरीके से इसमें जैसे है, इसके बाद दूसरा है, यदि आई कांट हेल्प यू अनलेस, मतलब मैं तुम्हारी जो है मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, जब तक तुम सच नहीं बताओगे, है ना। ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब तक तुम सच नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, है ना। इसका मतलब आई कांट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ। ओके, इस तरीके से अनलेस के, अनलेस का मतलब क्या है, जब तक का तब तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब पहला वाला ध्यान रखेंगे कि अगर मान जिसमें अनलेस लगा है उसमें निगेटिव का फॉर्म नहीं लिखना है, ध्यान रखिए, अनलेस का मतलब ही जब तक तब तक नहीं होता, यदि नहीं। ठीक है, ध्यान रहेगा, अनलेस वाले वर्ड में निगेटिव फॉर्म नहीं लगाया जाता है, दूसरे वाले सेंटेंस के साथ निगेटिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब निगेटिव बात की जाएगी। जैसे देखिए, आइए इसमें आई यू वॉन्ट, इसमें अनलेस में लगा था, यहाँ पास नहीं लगा, पॉजिटिव बनाया गया है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही क्या होता है, जब तक नहीं और यदि नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे में एग्जांपल देखते हैं, जैसे अनलेस और नॉट में, इफ़ नॉट में अंतर। अनलेस का अर्थ होता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और दोनों एक जैसे होते हैं। अनलेस वाक्य में थोड़ा ज़्यादा प्राकृतिक लगता है, ठीक है, और जो इफ़ नॉट होता है ज़्यादा वो नहीं लगता है। ठीक है, जैसे लिखा आई वॉन्ट गो अनलेस ही कम्स, मतलब मैं नहीं जाऊँगा अगर वह नहीं आया। जैसे कह रहा है कि आई वॉन्ट गो, अगर आई वॉन्ट गो मैं नहीं जाऊँगा, अनलेस ही कम्स जब तक वह नहीं आता है, या कि जब तक वो नहीं आया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि जब तक वो नहीं आता जब तक मैं नहीं जाऊँगा।
ठीक है, तो यहाँ पास ये होगा, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है आई वॉन्ट टू गो इफ़ ही डजेंट कम, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ें हैं कि लगभग एक ही है कि आई वॉन्ट गो इफ़ ही डजेंट कम, इसका मतलब दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो मतलब मैं नहीं जाऊँगा, इफ़ ही डजेंट कम जब तक वह नहीं आता है, तो सेम मतलब कहने का एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने में अनलेस वाले वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन क्लॉज अक्सर नकारात्मक होती है। ध्यान रखना अनलेस वाले वाक्य में, ठीक है ना, अनलेस वाला जो वाक्य होता है मुख्य क्रिया अक्सर नकारात्मक निगेटिव कही जाती है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है यू कांट एंटर, ठीक है, अनलेस यू हैव अ टिकट। देखिए अब अनलेस वाला जो वाक्य इधर से देखिए इसके साथ में कोई निगेटिव फॉर्म नहीं, ऑटोमेटिक से निगेटिव फॉर्म निकल के आ रहा है अनलेस के साथ। इसमें लगा हुआ है यू कांट एंटर मतलब तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो जब तक यू हैव अ टिकट, कि जब तक तुम्हारे पास टिकट नहीं होगा तब तक तुम एंटर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होता है। तो ठीक है, और ये गलत है कि यू वॉन्ट बी टू अलाउड और यहाँ पास अनलेस यू वॉन्ट हैव टू टिकट, ये यहाँ पास रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास क्या लगा हुआ डोंट लगा, ये नहीं लगना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो अनलेस का जो यूज़ है वो हमारा कंप्लीट होता है। फिर आता है इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, क्या होता है, भले ही। देखिए हम बताया गया कि इवन इफ एक कंजंक्शन संयोजक जिसका प्रयोग किसी भी परिस्थिति या शर्त को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो शायद असली ना हो या जिसका होना कोई फर्क नहीं डालता, ठीक है। इवन इफ का जो उसका मतलब होता है भले ही, चाहे ऐसा भी हो जाए, यदि ऐसा भी हो जाए तो भी, ठीक है। इनका यूज तीन तरीके से इसका हिंदी में अर्थ होता है, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे इवन इफ, उदाहरण से देखें इवन इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेन क्लॉज। तो इवन इफ इट रेन्स यानी भले ही बारिश हो जाए, ही विल गो फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर जरूर जाएंगे। वी विल गो फॉर पिकनिक मतलब कहना भैया भले बारिश हो जाए लेकिन हमें घूमने जाना है, ठीक है। इवन इफ है ना इट रेन्स, ठीक है, वी हैव टू गो टू फॉर पिकनिक, ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आई विल हेल्प यू इवन इफ मतलब भले ही, आई विल हेल्प यू है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यानी आई विल हेल्प यू इवन इफ यू वॉन्ट हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा भले ही तुम मेरी हेल्प ना करो, ठीक है। अगर तुम मेरी मदद ना भी करोगे तब भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है, इस तरीके से इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सी वोंट चेंज हर माइंड इवन इफ यू बैग हर, मतलब भले ही तुम उससे मिन्नतें करो वह अपना मन नहीं बदलेगी। मतलब सी वोंट चेंज हर माइंड मतलब वह अपना जो है माइंड चेंज नहीं करेगी, यानी भले ही तुम कितना भी उसे बैग मतलब होता है कि भीख मांगना या मिन्नतें करना हाथ जोड़ करके, है ना। तो ये कहने का मतलब इवन मतलब कि भले ही तुम इवन इफ यू बैग हर मतलब भले ही तुम कितनी मिन्नतें कर लो, हाथ जोड़ लो, लेकिन सी वोंट चेंज हर माइंड, लेकिन वह अपना माइंड चेंज नहीं करेगी, ठीक है। इस तरीके से अपना ये इवन इफ थोड़ा सा और इसमें अंतर क्या है इवन इफ और इफ में अंतर। इवन इफ साधारण शर्त मजबूत या कल्पनात्मक शर्त, जैसे जैसे इफ इट रेन्स यदि वर्षा होती है वी वॉन्ट गो तो हम बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास इवन इफ इट, यहाँ पर देखिए इवन इट क्या होता है, इवन इफ मतलब भले ही, है ना, इट रेन्स इवन इफ मतलब भले ही, ये क्या अगर बारिश होती है वी विल गो, भले ही बारिश हो जाए लेकिन हम जाएंगे, इसका मतलब ये है कि मतलब इवन इफ का मतलब जोर देकर के कोई परिणाम को बदलना चाहता है तो वहाँ पास इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए सर टिल का है, टिल का मतलब क्या होता है, जब तक समय लिखा हुआ है। टिल का जो अर्थ होता है अनटिल के समान ही होता है, लेकिन टिल थोड़ा सा अनौपचारिक इनफॉर्मल वे में कहा जाता है। जैसे टिल देखिए वर्ब टिल पॉइंट इनटू द, देखिए टिल का मतलब क्या होता है, टिल सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो टिल का मतलब जब तक के अर्थ में ज़्यादा होता है, जो टिल का जो प्रयोग होता है वो किसके अर्थ में, तक के अर्थ में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ बताया गया वेट हियर टिल कम बैक, ठीक है, वो कह रहा है कि काम करो, इंतज़ार करो यहाँ जब तक हम वापस आते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ यहाँ रुकना। फिर दूसरा है वी वर्कड टिल मिडनाइट, ठीक है, और वह आधी रात तक काम करता रहा, मतलब ही वर्कड टिल मतलब तक, है ना, कि मतलब कब तक, टिल मिडनाइट, है ना। ही वर्कड मतलब उसने काम किया कब, टिल मिडनाइट यानी आधी रात तक उसने काम किया, ठीक है। वोंट ओपन द गिफ्ट टिल योर बर्थडे मतलब अपना जो डोंट ओपन द गिफ्ट मत ओपन करना
जब तक तुम्हारा बर्थडे ना आ जाए, ठीक है, यानी अपने जन्मदिन तक गिफ्ट मत खोलना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसके बाद है सी डिडंट स्लीप टिल द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग। जब तक बच्चा रोना बंद नहीं कर देता वह नहीं सोएगी, है ना। सी डिडंट स्लीप, वह नहीं सोएगी, टिल द बेबी स्टॉप द क्राइंग, जब तक क्या होता है कि जब तक जो बेबी है रोना बंद नहीं कर देता तब तक अब वह नहीं सोएगी। टिल मतलब यहाँ पर तक के अर्थ में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मतलब समय को ज़्यादा बताता है कि समय के अकॉर्डिंग क्या करना है। अब टिल और अंटिल में अंतर क्या है? टिल अंटिल अनौपचारिक और अधिक, और जो टिल होता है टिल का होता है अनौपचारिक के लिए होता है, कैजुअल। अधिक औपचारिक के लिए अंटिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। वेट टिल आई फिनिश, इंतजार करो जब तक हम फिनिश नहीं कर लेते। वेट अनटिल आई फिनिश, है ना। और वेट का भी इंतजार करो जब तक हम फिनिश नहीं कर लेते, वेट करो फिनिश करने तक, है ना। ये कहने का मतलब होता है कि वेट जो होता है टिल आई फिनिश, इंतजार करो हम जब तक फिनिश नहीं करते। इसमें भी यही है वेट अनटिल आई फिनिश, है ना, कि इंतजार करो जब तक हम फिनिश नहीं कर लेते। एक ही चीज़ है ना, दोनों का मतलब एक ही है, जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे इंतजार करो, है ना, एक ही चीज़ है। इसके बाद है 17 नंबर में प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि जस्ट ओके, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि शर्त होता है कि बताने के लिए किया जाता है, जैसे इसी तरह से जैसे इफ़ या एज लॉन्ग एज, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट का यूज बशर्ते कि ऐसा हो, इस अर्थ में, है ना, कि मतलब प्रोवाइडेड मतलब होता है कि तुम बशर्ते ऐसा काम करो तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ठीक है, उसके अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, मेन क्लॉज प्रोवाइडेड दैट प्लस कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट और कंडीशन प्लस मेन क्लॉज, है ना। तो ये क्या है, इनमें से दोनों में से कुछ कर सकते हैं। आप उदाहरण के साथ देखेंगे, उदाहरण के साथ में यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड दैट, है ना। जैसे यू कैन गो प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क, है ना। यू कैन गो आउट मतलब जैसे नहीं, पेरेंट्स कभी लोग कहते हैं अच्छा तुम बाहर जा सकते हो बशर्ते तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। इसी तरीके से कि यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, है ना। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क, है ना, कि मतलब कि तुम बाहर जा सकते हो बशर्ते क्या करना पड़ेगा, अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद है वी विल हायर यू, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी देंगे बशर्ते, यानी प्रोवाइडेड दैट यू हैव एक्सपीरियंस, है ना। हम तुम्हें नौकरी देंगे, वी विल गिव यू अ जॉब, ऐसे भी कर सकते हैं, या वी विल हायर यू प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते यू हैव एक्सपीरियंस, बशर्ते तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज मतलब कहा जाए तो एक्सपीरियंस मतलब कहा जाए तो अनुभव, ठीक है। वी विल हायर यू, है ना, हम तुम्हें हायर करेंगे, तुम्हें नौकरी देंगे बशर्ते तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ओके, इसके बाद है यू में अटेंड द पार्टी प्रोवाइडेड दैट, तुम पार्टी अटेंड कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड बशर्ते यू कम ऑन टाइम, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यू कम जब तुम्हें टाइम से आना होगा, ठीक है। ये तुम टाइम से आओ तो, है ना, जैसे तुम पार्टी, है ना, तुम पार्टी अटेंड कर सकते हो लेकिन तुम शायद पार्टी ऐसे कर, तुम शायद पार्टी अटेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते तुम टाइम से आओ। ओके, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि इस शर्त है, मतलब इस शर्त पर कि तुम समय पर आओगे तो तुम पार्टी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद है, अगर इन दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें प्रोवाइडेड और इफ में, तो इफ प्रोवाइडेड सामान्य औपचारिक की तरह से होता है। जैसे उदाहरण के लिए यू कैन ज्वाइन इफ़ यू पे फीस, है ना, यहाँ मतलब कि तुम अगर यहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो या तुम फीस जमा कर दो, तो दोनों का मतलब से यू कैन ज्वाइन प्रोवाइडेड बशर्ते, मतलब कि तुम ज्वाइन कर सकते हो बशर्ते तुम फीस जमा कर दो, तो बात एक ही है, ठीक है, प्रोवाइडेड और इफ़ का प्रयोग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो हमने कंजंक्शन का जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और आप वीडियो को देख करके यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसमें आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको और भी आगे से देख लूँगा। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।